राधे राधे राधे। जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस में। मैं रोहित मेघवंशी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, जो हम पढ़ रहे थे ईट मनके तथा अस्थियां। हमने शुरू किया था 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के अंदर, उसका नाम क्या था? ईट मनके तथा अस्थियां। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। तुम भी मेरी तरह धीरे धीरे समझ जाओगे कि आगे क्या क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक वापस कवर कर लेते कि इसमें हमने पढ़ा क्या था। हमने समझा था पहली चीज कि सभ्यता कहते कैसे है, यानी कि मानव समाज का वह चरण जहां वे उचित स्तर और संगठन के साथ रहते थे और आराम के साथ रहते थे, उसे क्या बोलेंगे? हम सभ्यता कहेंगे। फिर हमने पढ़ा था संस्कृति के बारे में, और संस्कृति का मतलब क्या था? जो पुरातत्वविद होते, पुरातत्वविद का मतलब होता है पुरानी वस्तुओं को खोजने वाले व्यक्ति होते हैं। उन्होंने बोला है कि पुरानी वस्तुओं का ऐसा समूह जो एक क्षेत्र में पाए गए, एक कालखंड संबंधित हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? संस्कृति कहेंगे। इसके अलावा हमने जाना था कि 1920 से पहले दुनिया को यह लगता था कि हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में ही नहीं थी, पर 1920 से पहले यह लगता था कि लोगों को मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता वही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से क्या है? एक है। इसके आगे हमने देखा था कि जब 1856 में, क्या नाम है उस बंदे का? चार्ल्स मेसन, इस व्यक्ति द्वारा पहली बार हड़प्पा सभ्यता की एक वस्तु जिसे हम बोलते ईट, उसकी खोज हुई थी। फिर हमने देखा था कि कैसे 1875 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम, अब अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है बच्चों? हम अलेक्जेंडर कनिंघम को एके लिखते हैं। एके कौन है बच्चों? वो है जनरल, डायरेक्टर जनरल थे किसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। ये कब बना था? ये बना था 1861-62 में। इसका कार्यालय मुख्यालय का था कोलकाता में या कलकत्ता में, जो भी बोलते तुम, ठीक है, यहां पर था। और इस व्यक्ति को यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार क्या मिली थी? मोहर। अब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मोहर किस पत्थर से बनाई जाती है? तो याद रखना, सेलखड़ी। सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। अब एक चीज और याद रखने वाली है कि सेलखड़ी पत्थर की विशेषता क्या थी? जो सेलखड़ी पत्थर है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा मुलायम होता है, ठीक है? तो तुम भी याद रखना मेरी तरह। अब हमने इसके आगे पढ़ा था कि जैसे जैसे खुदाई होती है तब तो क्या क्या मिला था। हमने ये देखा था कि सन 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इस विभाग का जो डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, यानी कि जो जनरल बनाए गए थे वो कौन थे उस समय के? वो थे जॉन मार्शल। इस व्यक्ति ने वापस से यानी पुनः हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन प्रारंभ कराया था, और उसकी जो जिम्मेदारी थी वो किसे सौंपी थी? वो सौंपी थी डॉक्टर दयाराम साहनी को। इस व्यक्ति ने आज के जो पाकिस्तान है उस एरिया में, जहां पे पंजाब कहते हैं, पर उस समय वो भारत का हिस्सा था, यानी 1920 की बात हो रही है। आज तो एरिया पाकिस्तान में चला गया है, पर 1920 में वहां के पंजाब में जाके एक गांव था, उस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा था। वहां पर क्या खोजी थी? एक सभ्यता खोजी थी। इसीलिए उस सभ्यता का नाम ही क्या रख दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। इसके आगे हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि कांस्य युगीन सभ्यता। अब मैंने आपको समझाया था कि कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहां पर क्या पाया गया है? कांसा। कांसा क्या होती है? एक मजबूत धातु होती है। कांसा किससे बनती है? तांबा और टीन को मिलाने से, तब जाके क्या बनेगा? कांसा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन। इसे एक सभ्यता और बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों बोलते? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी। हमने सब कुछ ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि सन 1920 में इसकी खोज होती है, 1921 भी बोलता है कोई, ठीक है। इस सभ्यता की खोज होती है, हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व में आती है। वहां पर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आवास, मृतभांड, है ना, हमारे उनकी छोटे से अनाज के दाने वगैरह। हम इनसे कुछ अवशेष भी प्राप्त होते हैं, हड्डियों वगैरह के। तो हम उनसे पता लगाते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। उस विधि का नाम क्या था? उस विधि का नाम था रेडियो कार्बन पद्धति। इस विधि के अनुसार ही हमने ये पता लगाया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है
वो कब से कब तक है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हमने पता लगाया था। अब हमने सब चीजें पढ़ ली थी, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि आगे किस सभ्यता की खोज होती है। यानी हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल था, उसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अब कि होता क्या था, इसकी विशेषता क्या थी, कि किस प्रकार फेमस हुआ था, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहो, हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या होता है, इसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, हम इस चैप्टर में जानेंगे। मोहनजोदड़ो, देखो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है बच्चों मुर्दों का टीला। यानी कि जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, उसका नाम क्या रखा गया था? मुर्दों का टीला। यानी जो मोहनजोदड़ो सभ्यता जब मिली थी हमें, तब वहां पर बहुत सारे अवशेष मिले थे लाशों के रूप में, उसके कारण उसे क्या बोला गया है? मुर्दों का टीला कहा गया है। सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक है। इसका कारण क्या बच्चों? ये कहते हैं कि सबसे फेमस पुरास्थल है, उसका कारण यही है क्योंकि ये एक नियोजित शहरी केंद्र था उस समय में। इसकी खोज होती है 1922 के अंदर। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की तो 1921 में हुई है, और इसकी कब हुई? 1922 में हुई है। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे इसके? राखल दास बनर्जी थे, और इसका नेतृत्व भी किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नेतृत्व था वो भी जॉन मार्शल ने किया। अब क्यों किया है तो तुम्हें सबको पता है, ये कौन है? जनरल है, डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। उसी प्रकार इन्होंने भी किसको आदेश दिया? राखलदास बनर्जी को। किस लिए? क्या कि आप जाके एक और हड़प्पा स्थल का एक और क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। उसकी क्या करें? खोज करें। जो मोहनजोदड़ो है बच्चों, वो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। उसकी जगह क्या? सिंध प्रांत है। कहते हैं मोहनजोदड़ो के प्रमुख देवता थे जहां पे अवशेष से प्राप्त वो कौन से थे? पशुपति महादेव थे। मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कहते हैं, और एमसीक्यू में जो सवाल बना है अभी तक का, मोहनजोदड़ो एक शहरी नियोजित बाहरी केंद्र था। इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल जो बिल्कुल क्या था? नियोजित केंद्र था। नियोजित का मतलब है प्लानिंग करके बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार एक आवास क्षेत्र होना चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आसानी से। तो देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो बच्चों ये एरिया था, इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी भाग था जिसे बोलते हैं मोहनजोदड़ो का दुर्ग, और एक था पूर्वी भाग जिसे क्या बोलते हैं? निचला शहर। यानी कि मोहनजोदड़ो कितने भागों में बढ़ गया? 2। एक तो पूर्व में हिस्सा है उसे बोलेंगे निचला शहर, और एक पश्चिम में उसे क्या बोलेंगे? हम दुर्ग बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि दुर्ग क्या था। देखो सबको पता होता है कि जहां पर राजा महाराजा वगैरह रहते थे या जो भी बड़े लोग रहते थे उसे क्या बोलते थे? दुर्ग कहते थे, जो ऊंचाई पर होगा। ये मोहनजोदड़ो सभ्यता में कहां पे था? पश्चिमी भाग में था। ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा हुआ था, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर निर्मित था। निचले शहर से अलग करने के लिए दीवार का घेरा बनाया गया था। यह राजाओं का गृह था, शहर के बड़े पदाधिकारियों का निवास स्थल था, और विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों की संरचनाएं यहाँ मिलती है। यानी कि जो दुर्ग था बच्चों वो क्या था? देखो दुर्ग था जो पश्चिमी भाग में स्थित था, और ये कहते हैं ऊंचाई पर बसा हुआ था। तुम सबको पता होगा जो भी राजा महाराजाओं के महल बने वो हाइट पे ही रहते हैं, पहाड़ी के ऊपर, और इसको कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनाया गया। अब ईंट पक्की होती है कच्ची होती? कच्ची का मतलब होता है जिसे धूप में सुखाया गया और सीधा गर्म करके मतलब धूप में सुखाने का उसका यूज ले, वो कोई कच्ची ईंट है। पक्की ईंटों का मतलब क्या हो गया? पक्की ईंटों का मतलब उसे सांचे में डालकर सुखाने के बाद उसे भट्टे में रखा जाता है जब तक वो पक ना जाए। तो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर दुर्ग को बनाया गया था। निचले शहर से अलग करने के लिए दीवार का घेरा बनाया गया था। अब ये क्या है? यानी कि जो निचला शहर था, हमने ये समझा है कि ये हमारी दिशा हो सकती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब तुम खुद यहाँ पे देखना कि यहाँ पर तो है निचला शहर, पश्चिम में क्या? दुर्ग है। यानी इस शहर से इसको अलग करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है? दुर्ग के चारों ओर एक दीवार बनाई गई है। यानी कि सुरक्षा के नजरिए से भी हो सकती है, कुछ और कारणों से भी वो हो सकती है। यहाँ पर राजाओं का घर कहते हैं और बड़े पदाधिकारियों के निवास स्थान था। यहाँ पर बड़ी बड़ी सार्वजनिक प्रयोजनों की संरचनाएं पाई गई, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बड़े बड़े कार्य होते थे। अब हम समझेंगे कि जो पूर्व में था निचला शहर वो क्या था? बहुत बड़ा भाग लेकिन नीचे बनाया हुआ था। यानी कि बहुत बड़ा एरिया था जहां पर इन राजाओं के दुर्ग की जो भी होती प्रजा होती वो उसके नीचे रह रही थी। दीवार वाला भाग इसको भी घेरा गया था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्वी भाग को भी, जो निचला शहर उसे भी दीवार से घेरा गया था। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्या पता सुरक्षा के लिहाज से दुर्ग को भी और निचले शहर को भी घेरा गया हो, और कोई कहता है दोनों को अलग करने के लिए भी दीवार बनाई गई थी। कई भवन ऊंचे चबूतरों की नींव पर बने थे।
निचले शहर में जब खुदाई की गई तो ये पता लगा था कि बहुत बड़े बड़े भवन थे, उसके नीचे कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे। नियोजित जल निकास प्रणाली की अनूठी विशेषता थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मोहनजोदड़ो का कि उस समय नियोजित जल निकास प्रणाली, अबे ये नियोजित जल निकास प्रणाली होती क्या है? देखो, निकास का मतलब होता है जल को बाहर भेजना शहर से। वहां पर जो आज के समय में जो हमारा सिस्टम नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, ग्रेनेड सिस्टम या जो भी हम बोलते हैं ये नालियां वगैरह बनो, ये उस समय काम करता था। किस तरीके से? शहर में पहले नालियां बनाई गई थी, फिर गली का निर्माण हुआ, उसके अगल बगल किसका निर्माण हुआ था? आवासों का निर्माण हुआ। इस तरीके से जो भी गंदा पानी होता था वो शहर के बिल्कुल बाहर जाता था। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाकर फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी पहले नालियों को बनाया, उसके बीच में गली बनाई गई और उसके आसपास इधर उधर, जैसे कि ये नाली हो गई इधर, एक नाली इधर, ये तो गली हो गई, इसके आसपास मकान बनाए गए थे। सड़कें व नालियां ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जो सड़कें थी वो नालियां थी, किस पद्धति बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति ये होती है, ये वाली, यानी एक दूसरे को समकोण, यानी कितने डिग्री पे काट रही है? 90 डिग्री पर काट रही थी। आया समझ में? इसको उतारो अच्छे से। अब जब हमने ये पढ़ लिया है कि मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभक्त था, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, जॉन मार्शल के कहने पे की थी, 1922 में इसकी खोज हुई थी। तो हम पढ़ेंगे जो मोहनजोदड़ो था उसकी विशेषता क्या है, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीसी के लिहाज से, क्योंकि ये हर बार आता है। पहली विशेषता देखो, यहाँ पे क्या पाया गया है? माल गोदाम। तो आपसे पूछ सकते हैं मोहनजोदड़ो की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए या कोई 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप पहले क्या लिख सकते हो? माल गोदाम। माल गोदाम बच्चों ईंटों से बने जिनके निचले हिस्से ही शेष है, ऊपरी हिस्से अंशतः लकड़ी के बने होने के कारण नष्ट हो गए होंगे। यानी जो ईंटों से बने निचले हिस्से थे, आज वही दीवारें बची है माल गोदाम की, और ऊपर के हिस्से शायद लकड़ी के बने होंगे, इसलिए वो नष्ट हो चुके कि उनको दिमक खा गए होंगे। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, विशाल स्नानागार। इसकी व्याख्या आपको बोर्ड के एग्जाम में करनी ही है। क्यों? वो देखो, विशाल स्नानागार किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए बनाए गए होंगे, यानी किसी पूजा पाठ के या किसी भी अनुष्ठानिक कार्य के लिए यहाँ पर यह स्नानागार बनाया गया होगा। स्नानागार कैसा था? इस प्रकार का था, ये याद रखना। चारों ओर गलियारों से घिरा था। तल तक जाने के लिए उत्तरी व दक्षिणी भाग में सीढ़ियां थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया था जिससे जलबद्ध हो सके। जलबद्ध का मतलब क्या? अब ये समझते। देखो, चारों ओर गलियारे बने थे, यानी बीच में तो कुंड था और इसके चारों ओर क्या था? गलियारा था। और तल तक यानी सतह तक जाने के लिए उत्तर में ये सीढ़ी है और यहाँ पर भी क्या थी? सीढ़ियां थी। चारों ओर इसके गलियारा था और कहते हैं इसकी जो ये थी दीवारें, इस पर जिप्सम लगाया गया था। क्या लगाया गया था? जिप्सम, जिससे कि ये क्या हो सके? जलबद्ध। जलबद्ध का मतलब हो गया पानी बाहर ना निकले। जलाशयों के तीनों ओर कक्ष का निर्माण हुआ था। मुख्य कक्ष में बड़ा कुआं बना हुआ था, यानी जलाशयों के 3 तरफ, 1, 2 और 3, तीनों तरफ क्या था? यहाँ पर कमरे बनाए गए थे। तो उसमें से एक मेन कमरा था जहां पर क्या था बच्चों? जलाशय का एक बड़ा कुआं बनाया गया। तो उस कमरे में क्या बनाया गया? कुआं। जलाशय का पानी एक बड़े नाले में जाता था। दूसरी ओर स्नानागार है, यानी जो जलाशय का पानी था उस कुएं से लिया जाता था और फिर उसको नालियों में बहा दिया जाता था काम होने के बाद में। और इन जलाशयों के आसपास जो सड़कें थी वहां पर स्नानागार थे। कहते हैं ये स्नानागार एक गली के दोनों तरफ 4-4 थे, यानी गली बना रखी थी, इसके तरफ 4 थे, इसकी तरफ भी क्या थे? 4 थे। अब स्नानागार क्या होता है? एक तरह से नहाने के बाथरूम हो गए, ठीक है ना। प्रत्येक स्नानागार की गलियां नालियों की गली के नाले से मिलती थी, यानी कि जो भी स्नानागार की गलियां थी वो नाले से जुड़ी हुई थी, जिससे कि पानी क्या हो सके? बाहर हो सके। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसमें जल निकास प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इकलौती ऐसी सभ्यता है जिसको नियोजित तरीके से बनाया गया था, प्लानिंग करके बनाया गया था, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से था। तीसरी विशेषता पढ़ेंगे गृह स्थापत्य कला। निचले शहर में आवासीय भवन के शानदार उदाहरण मिलते हैं, यानी कि जब भी हम दुर्ग को छोड़ के निचले शहर में जाते हैं तो वहां जो मकानों की संरचनाएं थी वो बहुत ही शानदार थी। उसके उदाहरण हमें बहुत सारे मिलते हैं। भवनों के बीच में आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः ये आंगन खाना खाने, खाना पकाने, कताई करने का केंद्र थे गर्मी एवं सूक्ष्म मौसम में। अब देखो, कहते हैं ये जो मकान है इसके बीच में आंगन था। हमारे आंगन क्या होता? आगे होता, फिर कमरे आते हैं। इसके बीचों बीच क्या था? एक आंगन था जहां पर खाना खाने, पकाने, कताई करने का कार्य करते थे। कहते हैं लोग अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी को महत्व देते थे, क्योंकि भूमि तल की दीवारों में खिड़कियां नहीं है। यानी कि जो भूमि तल की दीवारें थी, यानी ये जो साइड होती है यहाँ पे क्या नहीं थी? खिड़कियां नहीं थी, तथा मुख्य आंतरिक भागों तक या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं
होता था, यानी हम बाहर से डायरेक्ट नहीं देख सकते थे अंदर क्या हो रहा है। पर आज के मकानों में बाहर एक खिड़की होती, गेट होते हैं, सब कुछ आराम से दिख सकता है, अपन देख सकते थे। पर उस समय जो आंगन था वो बीचों बीच था और इसके चारों ओर क्या थे, कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श का स्नानागार था, यानी जो हर घर था उसके अंदर हमें मिला है जो बाथरूम होते थे, वहां पर नहाने की जो जगह थी वहां पे ईंटों का फर्श था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। यानी कि जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से, यानी कि जो नालियां थी वो दीवार के सारे चलती हुई किससे जुड़ी हुई थी, सड़क की मेन नालियों से जुड़ी हुई थी, जिससे कि गंदा पानी कहाँ जा सके, शहर के बाहर जा सके। दूसरे तल तथा छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले, यानी कि दूसरी मंजिल जो बोल सकते हैं, छत पर जाने के लिए हमें क्या मिले, वहां पे सीढ़ियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे बच्चों, 700 कुएं थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये समझो कि इतना बड़ा शहरी केंद्र जो इतने तरीके से नियोजित था, प्लानिंग करके बनाया गया, तो एकदम से खत्म कैसे हो गया, इसको भी हम पढ़ेंगे। आपको ये तीनों समझ में आ गए। आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कुएं कितने मिले थे, तो आपको याद रखना 700 कुएं मिले थे, नोट करो इसको। अब ये देखेंगे कि चौथी विशेषता क्या है, शवादान, सॉरी ये चौथी विशेषता सामाजिक भिन्नता है। वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों में असमानताएं देखी जा सकती थी, यानी लोगों में भेदभाव देखा जा सकता था, ऊंच नीच देखी जा सकती थी। कैसे, देखो पहला पॉइंट है शवादान। शवादान का मतलब क्या होता है, मरने के बाद में उस शव का जो किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था, जो भी क्रिया थी वो किस प्रकार की थी। कहते हैं शवों को गर्तों में दफनाया जाता था, यानी कि कब्रों में दफनाया जाता था गड्ढा खोदकर। गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, क्योंकि कुछ गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। जो भी गर्त बनाई जाती थी, यानी जो लाश को गाड़ेंगे उसको जो बनाया जाता था, उसकी सबकी बनावट अलग होती थी। कुछ के अंदर ईंटों से बनाई जाती थी बच्चों, जो कि सामाजिक भिन्नता को संकेत करती थी। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं, यानी कुछ कब्रें थी ईंटों के साथ साथ वहां पर आभूषण भी मिले और मृतभांड यानी बर्तन भी मिले थे, जो संकेत देते हैं कि उनकी मान्यता रही होगी कि ये मृत्युपरांत प्रयोग किए जा सके। यानी कि उनकी मान्यता होगी आज के समय की तरह कि मरने के बाद भी उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। जो व्यक्ति मरा है उसके साथ वो कुछ चीजें रख देते थे, आभूषण, मृतभांड वगैरह या सामान वगैरह जरूरी, ताकि मरने के बाद में वो इसका इस्तेमाल कर सके। कुछ शवादानों में पुरुष एवं महिलाओं दोनों में आभूषण मिले हैं, यानी कि कुछ जगह जब कब्रें खोदी गई थी तो वहां पर उनकी जो लाशें पड़ी थी उसके साथ क्या था, वहां पर उनके सामान पड़े थे। मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ साथ भी दफनाया जाता था, यानी जो मृतक थे उनको दफनाया गया था, उनके साथ तांबे के जो दर्पण होता था वो भी दफनाया गया था। 1980 के दशक में हड़प्पा में कब्रिस्तान में उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के छल्ले, जेस्पर उपरत्न, मन के शुष्क में से मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहते हैं 1980 के दशक में हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान तो जहाँ खुदाई हो रही थी वहां पर एक लाश मिली, इसके चारों ओर छल्ले वगैरह मिले थे, जेस्पर के उपरत्न मिले थे और वहां पे छोटे छोटे मनके मिले थे, मोती वगैरह मिले थे। अब पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं मतलब थोड़ी महंगी होती है, शो ऑफ की वस्तुएं हम इतराते हैं ना वो वाले। पुरातत्वविद सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए पुरा वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि पुरानी चीजों को खोजने वाले व्यक्ति हमेशा सामाजिक भिन्नता को समझने के लिए वस्तुओं को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। पहली होगी उपयोगी वस्तुएं, दूसरी क्या होगी, विलासिता की वस्तुएं। ये जो चीजें थी वहां मिली थी, सब देख लेना आप। ये इस प्रकार की कब्र थी, ये मृतभांड वगैरह थे, ये वो दर्पण वगैरह थे, ये मनके वगैरह, मोती वगैरह। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। अब देखेंगे कि उपयोगी वस्तुएं क्या होती है और विलासिता की वस्तुएं क्या होती है। उपयोगी वस्तुएं क्या होती है, ये रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं जो पत्थर या मिट्टी से बनाई जाती थी, यानी डेली लाइफ में जो काम आती थी वो पत्थर या मिट्टी से बनाई जाने वाली वस्तुएं, उसे हम क्या बोलेंगे, उपयोगी वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि चक्किया, मृतभांड, सुइया आदि ये हमारे रोज के काम में आती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, उपयोगी वस्तुएं। ये वस्तुएं सभी बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है, जहां पर खोज हुई थी वहां पर ये वस्तुएं बहुत ज्यादा पाई गई। इसका मतलब क्या है, ये रोजमर्रा की वस्तुएं थी। अब विलासिता की वस्तुएं क्या होती है, ये दुर्लभ या महंगी होती थी, ये स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीक से बनती थी, ये थोड़ी महंगी होती थी और ये स्थानीय लोगों के पास नहीं होती थी, थोड़ी जटिल प्रक्रिया से बनती थी, इसलिए कुछ ये लोगों के पास होती थी और महंगी थी ये। जैसे कि फेयोन्स के छोटे पात्र। अब ये क्या होता है, फेयोन्स क्या होता है, देखो फेयोन्स का मतलब होता है घिसी हुई रेत या बालू जिसके अंदर रंग मिलाया जाएगा और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, उसे क्या बोलेंगे हम, फेयोन्स बोलेंगे। वो इस प्रकार का होता था बर्तन। ये थोड़ी विलासिता की वस्तुएं थी, तुम याद रखना। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का जल निकास प्रणाली। देखो अगर समझ नहीं आया ना कि फेयोन्स क्या था, एक तरह की धातु थी जिसे इस प्रकार बनाया जाता था, वो इस प्रकार है, देख लो। ठीक है ना,
तुम टेंशन ना लेना, अपन धीरे धीरे सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे हिस्ट्री के अंदर प्रॉपर 80 में से 80 नंबर आए, जो अभी तक मैं सोचता हूं कि हर बच्चों की उम्मीद रहती है कि उसके रिजल्ट सही हो जाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर 5 नंबर का 1% है तो हमारे लिए आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ छोटे क्वेश्चन ज्यादा याद करने, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हमारे लिए क्या आते हैं, कम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल निकास प्रणाली, जो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी, इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से होकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नाला ग्रिड पद्धति यानी कि उस पर बनाया जाता था, यानी कि शहरी निकास प्रणाली के अंदर साफ साफ बोला, जल निकास प्रणाली के अंदर कि जो नालियां पहले बनाई गई थी, फिर आवास बनाए गए थे, गंदा पानी था वो शहर के बाहर हो जाता था। अब हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। पहला शिल्प कार्य, मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर का निर्माण और बाट बनाना। आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कि एक तो मोहर और एक बाट। बाट क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों बाट आने वाले टाइम में तुम इसके भी एक पत्थर से बनाया जाता था, वो भी पढ़ेंगे, उसका नाम क्या था, चट पत्थर। ठीक है, अब देखो कहते हैं मनके बनाना। मनके क्या होते हैं, मनकों का निर्माण विविध पदार्थों से होता था, जैसे कि कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या होता है, ये सुंदर रंग का होता है, जैसे जेस्पर, स्फटिक, शेलकड़ी, तांबा, कांसा, सोना, ये सब क्या होते थे, पदार्थ होते थे। इनसे बनते थे, क्या बनते थे, मनके बनते थे। उसमें कार्नेलियन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है पढ़ेंगे अपन। अब एक चीज और याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ईंटों का आकार। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों का आकार था वो क्या था, 4:2:1। ये तुम्हारे बार बार आ चुका है, इसलिए इसको अंडरलाइन या नोट कर लेना तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो मनके होते हैं वो विभिन्न वस्तुएं पदार्थों से बनते थे, उसमें कार्नेलियन नाम आया था। जो कार्नेलियन है बच्चों, ये क्या होता है, ये लाल रंग का होता है। इसमें पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को पकाकर प्राप्त किया जाता। ये लाल रंग का, तो इसमें पीला रंग मिलाया जाता है, फिर इसको गर्म किया जाता है, फिर इसके टुकड़े किए जाते हैं, जब हमको क्या प्राप्त होंगे, मनके प्राप्त होंगे। मनकों के आकार याद रखना, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। बढ़िया नाम है ना, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित। ढोलाकार तो उतने अजीब से नाम है, एकदम ढोल जैसा। आगे देखो, अब पढ़ेंगे चहूदड़ो। चहूदड़ो शिल्प कार्य में लगभग संलग्न क्षेत्र था। छेद करने के उपकरण कहाँ मिले बच्चों, चहूदड़ो मिले, लोथल मिले और धोलावीरा मिले। तो आपसे ये भी पूछा गया 1 नंबर के अंदर कि छेद करने के उपकरण निम्न में से किस स्थल पे मिले हैं, तो ये 3 जगह याद रखना। शंख निर्माण की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र क्या था, नागेश्वर और बालाकोट। ये 2 जगह भी याद रखना, ठीक है ना, तो ये सब चीजें याद रखनी है। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती थी, हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर शंख बनाए जाते थे और यहाँ पर छेद करने के उपकरण है, हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन चीजों का उत्पादन होता था, कैसे। आप कभी भी कोई काम करोगे, मान लो आपने कोई फैक्ट्री खोली, तो वहां पर जो वस्तु का आप निर्माण कर रहे हो उसकी कुछ ना कुछ अवशेष पड़े रहेंगे। जैसे मान लो हम सिलाई करते हैं, अगर सिलाई कर रहे हैं तो वहां पर कपड़ों की जो कटिंग करेंगे उसके कुछ ना कुछ कपड़े इधर उधर पड़े रहेंगे। खोजबीन में हमने देखा कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद कुछ चीजों को ढूंढते हैं, जैसे कि जहां पर प्रस्तर पिंड, पुराने शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल मिला हो, यानी कि जो माल वो बना रहे थे, चाहे वो मनके बना रहे हो, चाहे शंख बना रहे हो, जब वो बना रहे थे तो उसका कच्चे माल का जो सामान था, जो काम नहीं आया, या जो बोलते हैं ना हमारे माल खराब हो गया है ना, उसको साइड में पटक दिया, डिफेक्टिव पीस, वो वाला। औजार मिले थे, अपूर्ण वस्तुएं मिली है, त्याग दिया गया माल मिला और कूड़ा करकट मिला था। इन आधारों पर ये, ऐसे कि जो माल डिफेक्टिव हो गया, शंख बना रहे थे उसका पत्थर पड़ा है, कुछ औजार पड़े थे, उसके आधार पर बोला गया है कि यहाँ पर इन चीजों को उत्पादन किया जाता था। आज के लिए यही टॉपिक रहेगा हमारे लिए, आने वाले टॉपिक में हम इसके आगे पढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी टीम तुम्हारे लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश कर रही है और कुछ दिनों में क्लासेस और अपडेट कर दी जाएगी। आप सभी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, इसका शुक्रिया। आप ज्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।